नमस्कार बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के लिए हमारी पाठ्य पुस्तक आर्थिक विकास की समझ। बच्चों, हमने अध्याय संख्या 5 को शुरू कर लिया था, जो कि है हमारा उपभोक्ता अधिकार। बच्चों, अब तक हमने इस जो हमारा चैप्टर है उपभोक्ता अधिकार, यहाँ पे क्या क्या पढ़ा, क्या क्या उपभोक्ताओं के अधिकार को लेकर के जानकारियां प्राप्त की, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमने ये जाना कि जो बाजार है उसमें उपभोक्ता की स्थिति कैसी है, वो कौन कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा उत्पादकों द्वारा, विक्रेताओं द्वारा एक उपभोक्ता का शोषण किया जाता है। वो कौन से कारण हैं जिनके कारण एक उपभोक्ता बाजार में खुद को अकेला महसूस करता है। इन सभी की चर्चा हमने हमारे भाग संख्या 1 में कर ली थी। फिर हम हमारे चैप्टर को आगे बढ़ाते गए और हमने भाग संख्या 2 में ये जाना कि जो उपभोक्ता आंदोलन है वो है क्या चीज। उपभोक्ता आंदोलन को जब हमने देखा तो हमें पता चला कि 1986 की बात करते हैं तो हमारा जो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कानून लागू किया गया, उसको बेस बनाया गया था उपभोक्ता इंटरनेशनल 1985 को। उपभोक्ता इंटरनेशनल 85 है क्या चीज, इसके ऊपर भी हमने विस्तार से समझ बनाई। साथ ही साथ हमने ये जाना कि ये जो उपभोक्ता इंटरनेशनल है आज 100 ऑफ कंट्रीज में वर्क कर रहा है और लगभग 200 से ज्यादा संस्थान इससे जुड़े हुए हैं। उपभोक्ता को लेकर के हम कहें उसके जो अधिकार हैं उनको लेकर के हमने विस्तार से समझ बनाई, जहां हमने पहला अधिकार यानी सुरक्षा, सबका अधिकार है, इस पर चर्चा की। इसके साथ साथ हमने ये जाना कि कैसे सूचना पाने के अधिकार को भी उपभोक्ता को दिया गया है और इसी संबंध में हमने बात की थी अक्टूबर 2005 से लागू किए गए हमारे आरटीआई के बारे में। आरटीआई है क्या, कैसे वर्क करता है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है, इन सब के ऊपर हमने समझ बना ली थी। बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा भाग संख्या 5, जहां पर हम ये देखेंगे कि जो आरटीआई एक्ट है यानी सूचना पाने का अधिकार का जो कानून है उसका क्या प्रभाव है। यानी ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हमारे सामने आएंगे जिनके थ्रू हम ये समझेंगे कि कैसे इंफॉर्मेशन मिली एक उपभोक्ता के रूप में और उसका क्या इफेक्ट आया। तो चलिए शुरू करते हैं आरटीआई एक्ट का प्रभाव। देखो बच्चों, क्या आरटीआई एक्ट प्रभावशाली रहा? सबसे पहला जो प्रश्न हमारे सामने निकल करके आता है वो यही आता है कि भाई एक्ट तो आपने बना दिया, आरबीआई को लेकर के हमने डिस्कस कर लिया था कि भाई बैंकों को गाइडलाइन जारी कर दी बैंकों के लिए कि आपको 15% तक जो लिक्विड है वो आपके पास में होल्ड रखना है। लिक्विड मतलब पानी नहीं, लिक्विड मतलब मनी, फ्लोइंग मनी। तो जो मनी है वो आपको होल्डिंग पे रखना है। पर क्या वो रख पा रहे हैं? क्या बैंकों ने इस नियम कायदे कानून का पालन किया? इसका ऑब्जर्वेशन कौन कर रहा है? इसका ऑब्जर्वेशन आरबीआई कर रहा है। तो वैसे ही हमने ये देखा कि आरटीआई एक्ट तो आपने लागू कर दिया 2005 अक्टूबर से, पर क्या ये प्रभावशाली रहा है या नहीं रहा है, इसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं एक एग्जांपल या कुछ केसों की स्टडी के थ्रू। तो देखिए, आरटीआई एक्ट की बात हम करें तो इसके प्रभाव को हम निम्न केसों के द्वारा समझ सकते हैं। देखो, पहला जो केस निकल करके आ रहा है उसको हमने टाइटल दिया है इंतजार। देखिए, इंतजार आप लोगों को भी इंतजार होगा अपनी परीक्षाओं का, वैसे ही इंतजार की बात अगर हम कर रहे हैं तो अमृता नाम के एक इंजीनियरिंग स्नातक ने नौकरी पाने के लिए अपने सभी प्रमाण पत्रों को जमा करने तथा इंटरव्यू देने के बाद भी एक सरकारी विभाग में कोई रिजल्ट प्राप्त नहीं किया। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि अमृता जो कि इंजीनियरिंग स्नातक है उसने क्या किया है, नौकरी के लिए अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन दे दिए, सब प्रकार के इंटरव्यूज दे दिए, फिर भी एक सरकारी विभाग में कोई रिजल्ट उसे नहीं मिला। यहां पर हम ये देख रहे हैं कर्मचारियों ने भी उसके प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार कर दिया। जब उसने डिपार्टमेंट में संपर्क किया तो वहां उसके प्रश्नों का किसी ने संतुष्ट जवाब उसे नहीं दिया। अब क्या स्थिति होने वाली थी? यहां हम देख पा रहे हैं कि जो अमृता है वो एक एज ए रोल प्ले कर रही है एक कंज्यूमर का, एक कस्टमर का, ठीक है, एक उपभोक्ता का यहाँ पे उसने रोल प्ले किया है। और जो हमारा डिपार्टमेंट है, जो सरकारी विभाग है जो कि इसको नौकरी देने वाला है, वो यहाँ पे हम कहें एक उत्पादक का कार्य कर रहा है। सेवा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि हमारा तृतीय सेक्टर का ये एग्जाम्पल हमारे सामने है। बच्चों, इसके साथ में देखिए, तब उसने एक्ट का प्रयोग करते हुए एक प्रार्थना पत्र दिया और यह कहा कि एक उचित समय तक परिणाम की जानकारी पाना उसका अधिकार था, जिससे कि वह अपने भविष्य की योजना बना सके। बहुत बढ़िया बात है। अब आप ये समझ पा रहे हैं कि सूचना पाने का अधिकार क्यों दिया गया एक उपभोक्ता को। देखो बच्चों, जो सेवा क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि ये किसी प्रकार की वस्तु का उत्पादन नहीं करता। हमारा तृतीय सेक्टर कोई भी वस्तु उत्पादित नहीं करता है, किसी प्रकार का कोई उत्पाद उत्पादित नहीं करता है,
परंतु हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो चीज हमें मिलती है वो होती है सेवा। यानी ये सेवा मतलब यानी ये हमारे प्राथमिक सेक्टर और द्वितीयक सेक्टर को हेल्प करता है प्रोडक्शन में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि प्राथमिक सेक्टर ने गन्ना उगाया भाई, ठीक है, अब उस गन्ने को कहां पहुंचाना है, मील तक, ताकि औद्योगिक सेक्टर यानी द्वितीयक सेक्टर में चीनी का निर्माण हो सके, चीनी का उत्पादन हो सके। अब बच्चों चीनी का उत्पादन कैसे होगा, गन्ना तो अभी किसान के खेत में है, उसे वहां तक यानी औद्योगिक क्षेत्र तक पहुंचाएगा कौन, परिवहन। इसीलिए हमने कहा है कि परिवहन सेवा का कार्य कर रहा है और ये हमारे तृतीयक सेक्टर से बिलोंग करता है, ठीक है। तो यहां पे हमने ये देखा कि जो परिणाम की जानकारी पाना यानी जो सूचना पाने का अधिकार था वो हमारा मौलिक अधिकार था इसका, और इसी वजह से जो उसकी भविष्य की योजना है वो प्रभावित हो रही थी। उसको न केवल रिजल्ट की घोषणा में देरी के कारणों के बारे में सूचित किया गया, बल्कि उसको नियुक्ति के लिए बुलावे का पत्र भी मिल गया, क्योंकि उसने इंटरव्यू कैसा दिया था, अच्छा दिया था। तो आपने ये देखा कि अगर हम दोनों स्थितियों की बात करें, हम नेगेटिव और पॉजिटिव स्थितियों की बात कर लेते हैं इसी एग्जाम्पल में। देखो क्या होता अगर वो सूचना पाने के अधिकार का उपयोग नहीं करती, तो क्या उसे ये पता चलता कि भाई उसका इंटरव्यू में जो रिजल्ट है उसकी देरी क्यों हो रही है उसकी घोषणा होने में, नहीं चलता ना। साथ ही साथ ये भी हो सकता था कि उसको जो नियुक्ति पत्र है वो भी नहीं मिलता। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि आरटीआई एक्ट के जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं उपभोक्ता को एक सिक्योरिटी, एक सुरक्षा प्रदान करते हैं, कई सारे अधिकार प्रदान करते हैं जिनके थ्रू उसका शोषण नहीं हो पाता है, ठीक है। चलिए आगे की अगर हम बात करें कि क्या दो अधिकार यानी सुरक्षा का अधिकार जो सबका अधिकार है, ठीक है, एक उपभोक्ता के रूप में, या फिर क्या हम सूचना की बात करें यानी सूचना का अधिकार, क्या ये दो ही मेजर अधिकार हैं जो एक उपभोक्ता को प्राप्त है, नहीं। इसके अलावा अगर हम बात करें बच्चों तो चयन का अधिकार, याद रखना बिल्कुल अच्छे से, चयन का अधिकार। ये चयन का अधिकार है क्या भाई, इसके अंतर्गत कौन कौन सी सेवाएं, कौन कौन सी वस्तुएं हैं हम उनका चयन कर सकते हैं, क्या हम सभी प्रकार की सेवाओं में से किसी भी सेवा का चयन कर सकते हैं, ये हमारा अधिकार है एक उपभोक्ता के रूप में। तो इसको समझना है तो चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। पैसे लौटाए गए टाइटल से हम ये एग्जांपल शुरू कर रहे हैं और हमारा एग्जांपल है अविरामी नाम के एक छात्रा का। देखिए अंसारी नगर के अविरामी नाम का एक जो छात्र है उसने दिल्ली में व्यावसायिक पाठ्यक्रम में पढ़ने के लिए क्षेत्रीय कोचिंग संस्थान के 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में नामांकन करवा लिया। यानी हम ये देखने जा रहे हैं कि ये समझ रहे हैं कोचिंग संस्थान है जहां का पाठ्यक्रम 2 वर्ष का है, व्यावसायिक पाठ्यक्रम है जिसमें अविरामी चला गया है, ठीक है। अब क्या होने वाला है, देखो पाठ्यक्रम में भाग लेने के समय पूरे 2 वर्ष के अध्ययन के लिए करीब 61,020 रुपए जमा करा दिए गए, ठीक है। ये पूरा उसने जो उसका वहां की जो फीस स्ट्रक्चर था उसके अकॉर्डिंग सारा पेमेंट वहां डिपॉजिट करवा दिया है। क्लियर हो गया यहां तक। चलिए इसके बाद में देखिए, लेकिन उसने यह पाया कि पढ़ाई का स्तर वहां ठीक नहीं है, यानी जैसा उसने मूल्य दिया है, जैसा वो भुगतान कर रहा है उसको वैसी गुणवत्ता की सेवा या वस्तु नहीं मिल रही है। तो ये क्या है, ये शोषण ही है ना। जब हम कोई चीज का पैसा दे रहे हैं हमें उतनी गुणवत्ता वाली या उस मूल्य के आधार पर आधारित वस्तु नहीं मिलती है, तो हमने देखा था पार्ट 3 में कि वो क्या कहलाता है, वो शोषण कहलाता है। तो यहां हम समझ पा रहे हैं भाई अविरामी के साथ क्या हो रहा है, शोषण होना लग गया। इसलिए उसने साल के अंत में पाठ्यक्रम को छोड़ देने का निश्चय किया। उसने कहा भाई चलो ठीक है 2 साल का पाठ्यक्रम है, अब मैं इस साल तो आ गया, 1 साल तो मैं पढ़ लेता हूं, अब मैं इसको छोड़ूंगा, ड्रॉप करूंगा, यहां तक 1 साल तक ही पढ़ूंगा। जब उसने 1 साल का पैसा लौटाने की बात की तो उसे क्या कर दिया गया, मना कर दिया गया। यानी आप समझ पा रहे हो उसने सेवा कितने साल के लिए यूज की है, 1 साल के लिए की, और उसने पेमेंट कितने साल का दिया है, 2 साल के लिए दिया है। परंतु जो इंस्टीट्यूट था उसने मना कर दिया कि भाई हम आपका पेमेंट नहीं लौटाएंगे, ऐसे हमारे टर्म्स हैं, ठीक है। चलो जब उसने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग है उसमें मुकदमा दायर किया। देखो मुकदमा दायर करने के समय हमने ये देखा था कि ये स्टेप बाय स्टेप चलता है और आगामी जो हमारा पार्ट होगा वहां हम ये देख लेंगे कि कौन कौन से स्टेज पे ये वर्क करता है। पहले हम कंप्लेन कहां डाल सकते हैं, कंप्लेन का वे क्या होगा, क्या किस किस मोड में हम कंप्लेंट डाल सकते हैं, एडवोकेट कहां से मिलेगा, क्या हम सेल्फ भी डाल सकते हैं, इन सब के क्वेश्चंस के आंसर हमें हमारे नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएंगे। तो यहां पे उसने क्या किया, जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग जो कि जिला स्तर पर स्टेबल होता है वहां पर उसने मुकदमा दायर किया। तो आयोग ने संस्था को यह कहते हुए 28,000 रुपए लौटाने का आदेश दिया कि छात्रा को चुनने का अधिकार है, मतलब चयन का अधिकार एक उपभोक्ता के रूप में हमें मिला हुआ है। सुरक्षा का अधिकार, ठीक है, सेफ्टी वॉल वाला जो एग्जांपल है वो माइंड में रखें। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं सूचना पाने का अधिकार,
तो हम यहाँ पे जो हमारी अमृता का एग्जाम्पल है वो माइंड में रखेंगे। और अगर हम चयन के अधिकार की बात कर रहे हैं, चुनने के अधिकार की बात कर रहे हैं, तो हम हमारे अभिरामी का एग्जाम्पल माइंड में रखेंगे। तो ये सारे अधिकार हमारे क्लियर होंगे। बच्चों यहाँ पे हमने ये देखा कि कैसे एक उपभोक्ता के रूप में उसे चुनने का अधिकार था, जिसके लिए उसका जो शोषण किया जाना था वो नहीं हो पाया। और यहाँ पे जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 28,000 रुपया लौटाने के लिए इंस्टीट्यूट को आदेश दे दिया। देखो, संस्थान ने पुनः राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की। अब यहां वो चीज क्लियर हो रही है, जिला पे मैटर गया सबसे पहले फर्स्ट स्टेज, देन वहां से डिसीजन से अगर कोई पक्ष संतुष्ट नहीं है तो वो कहां दायर करेगा अपनी अपील? राज्य स्तर पर। तो राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की। राज्य उपभोक्ता आयोग ने जिला आयोग के निर्देश को सुरक्षित रखते हुए आगे संस्थान को बेकार की अपील करने के लिए 25,000 का दंड भी लगा दिया। तो अब यहाँ ये समझ पा रहे हैं कि ये ऐसा कोई मतलब हम ये कहें कि उपभोक्ता के रूप में हम अकेले नहीं हैं, यानी हमारे लिए एक ऐसी व्यवस्था स्टेबल की गई है जिसके थ्रू हम हमारे होने वाले शोषण से बच सकते हैं। हमें कई सारे राइट्स हैं, पूरा एक सिस्टम हमारे साथ काम करता है जब हम एक उपभोक्ता के रूप में बाजार में होते हैं। उपभोक्ता के लिए कौन कौन से अधिकार बनाए गए हैं वो हमने देखे थे, और उत्पादक के लिए कौन कौन से नियम कायदे कानून बनाए गए हैं उन पे हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो यहां पे अब भाई संस्थान पे क्या हो गया? 25,000 का दंड भी लग गया। उसने संस्थान को 7,000 रुपए मुआवजे और याचिका खर्चा के रूप में छात्रा को अलग से देने के लिए कह दिया। अगर ये वहीं मान जाते तो वहां इनको कितना देना होता भाई? 28,000 रुपए देने होते हैं। अब 7,000 और देंगे आप अलग से, और साथ ही साथ आपको 25,000 का जो दंड है, फाइन है, वो भी यहाँ पे स्टेबल भरना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि एक उपभोक्ता के रूप में जो चुनने का अधिकार है वो हमें प्राप्त है, और इस अधिकार का उल्लंघन होने पर हम कहीं भी शिकायत कर सकते हैं। यानी जिला स्तर से हम शिकायत करेंगे, वहां से संतुष्ट नहीं होते हम राज्य स्तर पे जाएंगे, और फिर राष्ट्रीय स्तर पे भी हम इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। बैक टू बैक, स्टेप बाय स्टेप हम ये फॉलो करेंगे और हमें वहां पर पूर्ण सहायता प्राप्त होती है। तो बच्चों यहां पे हमने देखा कि राज्य आयोग ने सभी शिक्षा संस्थानों और व्यावसायिक संस्थानों को विद्यार्थियों से पूरे साल की फीस को एडवांस में लेने से भी मना किया है। यानी ये सख्त निर्देश हैं कि जो चाहे व्यावसायिक संस्थान हो चाहे शिक्षा संस्थान हो, वो आपसे पूरे साल की फीस एडवांस में नहीं ले सकते। आयोग के अनुसार इस आदेश का उल्लंघन करने पर दंड शुल्क भरना पड़ सकता है, साथ ही साथ जेल भी हो सकती है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कितना पावरफुल होता है एक उपभोक्ता। अच्छा, उपभोक्ता को इतने अधिकार क्यों दिए गए हैं? छोटा सा प्रश्न है, माइंड में आना स्वाभाविक है। देखो बच्चों, अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो ये शुरू कहां से होती है? अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो ये उपभोक्ता से शुरू होती है। कैसे होती है? क्योंकि जो उत्पादक है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्षेत्र में उपभोक्ता बन ही जाता है। भाई देख लो, अगर प्राथमिक क्षेत्र में आप एक किसान हैं तो आप क्या हैं? उत्पादक हैं। ठीक है, जब आप द्वितीय सेक्टर में बाजार में जाकर के अपने लिए मतलब चीनी वगैरह खरीद कर ला रहे हैं तो आप वहां पे बन चुके हैं एक उपभोक्ता। तो कहीं ना कहीं उत्पादक किसी ना किसी सेक्टर में परिवर्तित होते ही क्या बन जाता है? उपभोक्ता बन जाता है। और ये उपभोक्ता ही धुरी है पूरी अर्थव्यवस्था की, चाहे जीडीपी हो आपकी, चाहे हम कहें कि भाई कितना प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे हम कहें कि अर्थव्यवस्था कितना मूव करेगी, कौन निर्धारित करेगा, कौन सी चीज की डिमांड बढ़ेगी, किस चीज का क्या मतलब हम कहें उपभोग होगा, कितना उपभोग होगा, ये सब चीजें डिपेंड करती हैं उपभोक्ता के ऊपर। इसी उपभोक्ता के कारण अर्थव्यवस्था मूव करती है और इसीलिए इनको इतने अधिकार और सुरक्षा प्रदान की गई है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट की ओर बात कर लेते हैं। तो यहां बच्चों हमने देखो चयन के अधिकार को तो देख लिया, पर उसका उल्लंघन कैसे होता है हमारे साथ में रोजमर्रा की लाइफ में? जो हमारा चयन का अधिकार है उसका उल्लंघन हम कहां कहां देख पाते हैं? तो देखो, सबसे पहले हम इसकी बात करें तो देखिए, किसी भी उपभोक्ता को जो किसी सेवा को प्राप्त करता है, चाहे वह किसी भी आयु का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी तरह की जो सेवा वो प्राप्त करता है, उसको सेवा प्राप्त करते हुए हमेशा चुनने का अधिकार होगा। स्पष्ट रूल है ये। यहां पे कोई आयु का बैंडेशन नहीं है, किसी प्रकार का जात पात का बैंडेशन नहीं है, किसी लिंग भेद, कैसा भी लिंग भेद नहीं है, चाहे मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, कुछ भी हो, एनीथिंग है, सब कुछ में हम ये देख पा रहे हैं। अगर वो उपभोक्ता के रूप में है तो उसे चुनने का अधिकार होगा। ठीक है ना? देखो, अब इसका उल्लंघन की बात करें, जैसे आप एक दंत मंजन खरीदना चाहते हैं, जाते हैं ना बाजार में, तो क्या होता है? दुकानदार कहता है कि वह केवल दंत मंजन तभी बेचेगा जब आप दंत मंजन के साथ एक ब्रश भी खरीदेंगे। कई तरह के दुकानदार होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि भाई आपको ये लेना है, चलो ये मिल तो जाएगा पर आपको इसके साथ में ये ब्रश लेना ही पड़ेगा।
अगर आप ब्रश खरीदने के इच्छुक नहीं है तो आपके चुनने के अधिकार का यहां उल्लंघन हुआ है। ठीक है, मतलब यह है कि बच्चों हमें जो चीज चाहिए हम उसका चयन कर सकते हैं, उसी के लिए हम पे करेंगे और वही चीज हम प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। ऐसा नहीं कि उसकी एवज में या उसके साथ में हमें कुछ एडिशनल लेना ही पड़ेगा, ऐसा कोई नियम नहीं होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा चयन का अधिकार, और जब हमारे साथ में ऐसा कुछ वाकया होता है तो हम कहते हैं हमारे चयन का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। इसके अलावा देखिए, ठीक इसी तरह कभी कभी जब आप नया गैस कनेक्शन लेते हैं, ये तो बहुत कॉमन एग्जांपल है, आपने देखा भी होगा, जब आप नया नया गैस कनेक्शन लेते हैं तो गैस डीलर क्या करता है, उसके साथ एक चूल्हा भी लेने के लिए आपको कहता है कि भाई आपको ये चूल्हा लेना पड़ेगा। इस प्रकार कई बार हमें उन वस्तुओं को खरीदने के लिए भी दबाव डाला जाता है हम पे, जिनको खरीदने की हमारी इच्छा बिल्कुल नहीं होती, और तब आपके चुनाव के लिए कोई विकल्प नहीं होता है। तो देखो बच्चों, ऐसा कुछ होता है कि हम जैसे गए, हमने सारा कुछ रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया, सब कुछ हो गया, सब रेडी है, अब हमें गैस का चूल्हा लेना, वो गैस का कनेक्शन लेना है, तो वहां पे लास्ट टाइम में क्या बताया जाता है, भाई आपको गैस कनेक्शन लेना है तो ये चूल्हा तो लेना ही पड़ेगा। अब हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं होता तो हम मजबूरी में क्या करते हैं, खरीद लेते हैं, या वो भी ले आते हैं, उसका भी पे कर देते हैं। परंतु ऐसा नहीं है, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम उसकी कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे चुनने के अधिकार का उल्लंघन करता है। ठीक है, तो देखो बच्चों, कुछ प्रश्नों पर विचार करें। यहां कुछ ऐसी वस्तुओं के लुभाने वाले विज्ञापन दिए गए हैं जिन्हें हम बाजार से खरीदते हैं। इनमें वास्तव में क्या कोई ऐसा विज्ञापन है जो सचमुच में उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाता हो? इस पर विचार विमर्श करें। देखो बच्चों, अगर हम उत्पादक की बात करते हैं, यानी हम अगर निजी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र को हम असाइड कर रहे हैं, हम निजी क्षेत्र की बात करते हैं, तो निजी क्षेत्र का पहला मोटो क्या है, लाभ कमाना। यानी उनका कोई भी विज्ञापन अगर कहीं दिख रहा है तो आप ये समझिए वो उनका ज्यादा प्रॉफिटेबल है, उनके लिए वो प्रॉफिटेबल चीज है। तो यहाँ पे कई सारे एग्जांपल्स हमें दिए गए हैं, हम इनको एक एक पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भाई इनमें से ऐसा कौन सा है जो उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचा रहा है। तो देखो, प्रत्येक 500 ग्राम के पैक पर 15 ग्राम की अतिरिक्त छूट। पहला, आपने कोई थिंक 500 ग्राम खरीदी है, आपको 15 ग्राम एक्स्ट्रा मिलेगी। ठीक, चलिए, अखबार के ग्राहक बने, साल के अंत में उपहार पाएं। ठीक है, खुर्चिए और 10 लाख तक का इनाम जीतिए। 500 ग्राम ग्लूकोज डिब्बे के भीतर एक दूध का चॉकलेट, पैकेट के भीतर एक सोने का सिक्का, 2000 रुपए तक का जूता खरीदे और 500 रुपए तक का एक जोड़ी जूता मुफ्त पाएं। अब देखो बच्चों, यहां अगर इन्हें सारे विज्ञापनों की बात करें तो ये सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना। अब एक एक को हम एनालिटिक करते हैं। प्रत्येक 500 ग्राम के पैक पर 15 ग्राम की अतिरिक्त छूट। देखिए, अगर ये कब प्रॉफिटेबल है, जब हम इस ऑफर से पहले 500 ग्राम के लिए सपोज कीजिए हम 100 रुपीज दे रहे थे, अगर आज भी उस पैकेट की कीमत उतनी ही है और उसमें 15 ग्राम एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि भाई हमें प्रॉफिट हो रहा है। ये वास्तव में उपभोक्ता के लिए लाभदायक है या उसको लाभ पहुंचाने वाला विज्ञापन है। क्लियर है ना? ठीक है, अब अगर 500 ग्राम का पहले 100 रुपीज का आ रहा था और अब उस पर कुछ पैसे और बढ़ा दिए गए, 15 ग्राम दे रहा है एडिशनल, तो हम ये देखेंगे कि ये उपभोक्ता को लाभ पहुंचाने वाला नहीं है, केवल उसे बेवकूफ बनाकर लुभाने वाला विज्ञापन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट की बात करें। अखबार के ग्राहक बने, साल के अंत में उपहार पाएं। देखो, यहां हम ये देखते हैं कि अखबार का जो प्राइस है वो निर्धारित है। ठीक है, तो हम उसके जो वो बन रहे हैं, उपभोक्ता बन रहे हैं, अखबार के ग्राहक बन रहे हैं, और साल के अंत में हमें क्या दिया जाएगा, प्राइस दिया जाएगा। अब इसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। क्या ये गारंटी है कि साल के अंत में हमें प्राइस सबको दिया जाएगा? अगर 1 लाख कस्टमर ग्राहक हैं तो क्या उन सभी को प्राइस दिया जाएगा? क्या इसमें कुछ छुपे हुआ छोटे से अक्षरों में ऐसा तो नहीं लिखा हुआ ना कहीं T&C अप्लाई, मतलब वहां पे शर्तें लागू हैं? ऐसा आप देखे होंगे कई सारे विज्ञापन होते हैं और उनके कोने में छोटा सा लिख दिया जाता है T&C अप्लाई। तो ये मतलब क्या है इसका कि भाई शर्तें लागू हैं, सबको नहीं दिया जाएगा, कुछ एक ग्राहकों को लॉटरी के द्वारा दिया जाएगा। 3 ग्राहकों को दिया जाएगा 1 लाख में से, तो हमारा नंबर तो क्या पता कहां आएगा। तो इस प्रकार का विज्ञापन भी क्या है, लुभावना है, उपभोक्ता को लाभ पहुंचाने का मोटो नहीं रखता। चलिए अगले की बात करिए। खुर्ची और 10 लाख का इनाम पाइए। ऐसा हो सकता है क्या? वहां जाएंगे ना तो आधी से ज्यादा खुर्चने वाली जो स्लिप्स होंगी वो खाली निकलेंगी, या फिर उनके पीछे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे कि भाई आपको इतना पहले इन्वेस्ट करना होगा, ये परचेज करना होगा, इतने की शॉपिंग करनी होगी, तो ये लकी ड्रॉ है। तो ये भी एक तरीके का लुभावना विज्ञापन है जो पूर्णतया हमारे उपभोक्ता को लाभ नहीं पहुंचा रहा है। चलो अगला, 500 ग्राम ग्लूकोज डिब्बे के भीतर एक दूध का चॉकलेट है। भाई
चलो भाई, इसको हम एक बार एनालिटिक करते हैं इसी एग्जांपल से। अगर वो रेट सेम है और फिर वो चॉकलेट हमें मिल रहा है, देन वी कैन से ये हमारा प्रॉफिटेबल है फॉर ए कस्टमर, ठीक है। अदरवाइज ये हमारे लिए कैसा होगा, अट्रैक्टिव एड है जो हमें केवल बेवकूफ बनाने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं, पैकेट के भीतर एक सोने का सिक्का। अरे भाई, जब वो इतने पैकेट्स बेच रही है कोई कंपनी और वो हर पैकेट में सोने का सिक्का देने लगेगी, तो उसे फिर प्रोडक्शन करने की कहाँ जरूरत है, वो सोने को सेल आउट करो और अपनी इकोनॉमी को मूव कर लो। तो यहां हम ये समझ पा रहे हैं कि इस प्रकार के जो विज्ञापन होते हैं वो केवल और केवल अट्रैक्शन लेने के लिए बनाए जाते हैं, ताकि उपभोक्ता ज्यादा से ज्यादा भ्रमित होकर के इस प्रोडक्ट का यूज करना शुरू कर दे। नाम तो नहीं लिया जाएगा, पर कई सारे साबुन के अंदर सोने का सिक्का, अरे इस साबुन के अंदर सोने का सिक्का आ रहा है, ऐसे ऐड भी आप देख पाते हैं सिनेमा जगत के साथ में, देखते हैं ना कई बार, ठीक है। चलिए आगे की बात करें। 2000 रुपए तक का जूता खरीदे और 500 तक का एक जूते का जोड़ी मुफ्त ले जाएं। तो यहां हम ये देख पाते हैं कि इस प्रकार के विज्ञापन अगर सेम रेट पर, जैसा कि हमने चाय वाले एग्जांपल में देखा था, सेम रेट पर चल रहा है, जैसा कि इस ऑफर से पहले उनकी रेट थी, उसी रेट पर वो मिल रहे हैं, उसी डिस्काउंट पे हमें अवेलेबल हो रहे हैं, तो ये हमें लाभ पहुंचाने वाले हैं, अदरवाइज ये हमें भ्रमित करने वाले हैं। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं सारे एग्जांपल्स को डिस्कस करने के बाद में कि भाई कोई भी एग्जांपल ऐसा नहीं प्रतीत होता कि जो उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाता हो विशेष रूप से। ये केवल उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए बनाए गए विज्ञापन हैं, ठीक है। चलिए अगली बात करें, इन उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहां जाना चाहिए। भाई अभी इतना सारा हमें उल्लू बना दिया, हमने खरीद भी लिया, कुछ भी नहीं मिला, हमें गलत सूचनाएं दे दी गई, हमारी इन्फो हमें जो हमने सूचना मांगी है वो नहीं दी जा रही, हमें चयन के अधिकार का हमारा उल्लंघन हो रहा है, तो हम जाएं कहां। तो चलिए इसे डिटेल में समझ लेते हैं। देखो बच्चों, अगर उपभोक्ता के रूप में हमें कोई गड़बड़ होती है, हमारे साथ में कुछ शोषण हो रहा है, हमारा हम कहें कि जो हमारे अधिकार है उनका उल्लंघन हो रहा है, तो हमें सबसे पहला कार्य क्या करना है, उत्पादक या निर्माता या दुकानदार के पास में जाना है, ठीक है। भाई आपने ये सामान हमें बेचा, ठीक है, और ये इसमें मिस्टेक आई है, आपने कहा था ये गारंटी वारंटी में है और ये खराब हो गई, आप इसे रिप्लेस कीजिए या फिर हमारा जो पैसा है वो लौटाइए। पहली स्टेज यही होती है, ठीक है। ऐसा नहीं हमने दुकानदार से हमने गीजर खरीदा, कुछ भी खरीदा, वो खराब हो गया तो हम गए सीधा गीजर लेके और सीधा पहुंच गए जिला जो उपभोक्ता निवारण आयोग है वहां पे, वहां कोई नहीं सुनेगा हमारी, ठीक है। तो हमें क्या स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले उत्पादक के पास में या निर्माता या फिर दुकानदार से हमें संपर्क करना होगा, सर्विस सेंटर्स पे संपर्क करना होगा। अगर वहां से हम संतुष्ट नहीं होते हैं तो जो हमने वस्तु वहां से प्राप्त की है, वहां से जो सेवा प्राप्त की है, उसकी शिकायत हम करें कहां। दुकानदार ने मना कर दिया, उत्पादक ने मना कर दिया, निर्माता ने मना कर दिया, भाई हमारी कोई गारंटी नहीं हो गई तो दूसरी लो, हम कुछ नहीं कर सकते आपका, जबकि गारंटी पीरियड में, ठीक है। सो अब हम शिकायत करेंगे कहां। तो देखो बच्चों, अगर ऐसी कुछ बात होती है तो जो शिकायत का फॉर्मेशन है वो ये है कि उपभोक्ता स्वयं यानी खुद उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र पर जाकर के शिकायत कर सकता है। उपयुक्त से यहां मतलब है जिला स्तर से, वहां निवारण नहीं होता, राज्य स्तर पे वहां निवारण नहीं है तो राष्ट्रीय स्तर पे स्टेप बाय स्टेप करेगा। और अगर मान लो स्वयं नहीं कर पा रहा है, कुछ उसे परेशानियां हो रही हैं, तो वो वकील के द्वारा भी अपनी शिकायतें यहां दर्ज कर सकता है। यानी कि हम ये देख पा रहे हैं कि उपभोक्ता अपने पर हुए शोषण या अपने अधिकारों के उल्लंघन पर जो शिकायतें हैं वो दो तरीके से प्रेजेंट कर सकता है, या तो स्वयं उपभोक्ता जो उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र है वहां उपस्थित होकर के, या फिर अपने वकील के द्वारा वो इन शिकायतों को वहां पर कर सकता है। तो बच्चों इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये पूरा एक फॉर्मेट है, ऐसा नहीं, एक पूरी कानून व्यवस्था है जिसके अंतर्गत उपभोक्ता को कई सारे अधिकार दिए गए हैं, चाहे वो चुनने का अधिकार हो, चाहे वो हम कहें सुरक्षा का अधिकार हो, या फिर वो सूचना पाने का अधिकार हो। ये सारे अधिकार एक उपभोक्ता के रूप में हमें प्राप्त हैं। हमें बस जागरूकता रखनी है और हमारे ऊपर होने वाले इन अधिकारों का जो उल्लंघन है उसके खिलाफ हमें कंप्लेन करके अपना अधिकार बचाने हैं। तो यहां तक के टॉपिक सारे क्लियर हुए। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, उपभोक्ता को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार भी है। यानी ये तो जनरल सी बात है, भाई आपने कुछ चीज खरीदी, उसमें आपके साथ में कोई घपला हो गया,
सरल शब्दों में कहें आपके साथ चीटिंग हो गई, तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी क्षतिपूर्ति क्लेम का दावा कर सकते हैं और उस क्लेम का निवारण होगा। आपने जो वाद किया है, आपने जो दावा पेश किया है, उसका निवारण किया जाएगा, चाहे वो जिला स्तर पर हो, चाहे वो राज्य स्तर पे हो या फिर वो राष्ट्रीय स्तर पे हो, कहीं ना कहीं उसका उपयुक्त निवारण होगा। तो इस निवारण का जो अधिकार है वो भी हमें प्राप्त है। यदि एक उपभोक्ता को कोई क्षति पहुंचाई जाती है तो क्षति की मात्रा के आधार पर उसे क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार होता है। ऐसा नहीं भाई आपने 10 रुपए की कोई चीज खरीदी, आप चले गए भाई मुझे 2 लाख रुपए का क्लेम दो, मैं परेशान हो गया मुझे 2 लाख रुपए का क्लेम दो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, आपने जो वस्तु या सेवा का मूल्य पे किया है उसके अकॉर्डिंग उसका कुछ गुना अधिक हम समझ सकते हैं कि जैसे जो एक हम कहें एक निर्धारित मात्रा में आपको क्षतिपूर्ति का निवारण किया जाएगा, आपको क्लेम दिया जाएगा। इस कार्य को पूरा करने के लिए एक आसान और प्रभावी जन प्रणाली बनाने की आवश्यकता बहुत जरूरी है। देखो बच्चों, अगर जन प्रणाली नहीं होगी तो हम वकीलों के पास जाते हो, आज अभी हमें कोई कहे कि भाई जाओ आपके साथ चीटिंग होगी वकील के पास जाओ, आप क्या कहेंगे, अरे यार 200 रुपए की बात है छोड़ना, कौन जाएगा, कौन इतनी माथाफोड़ी करेगा, ऐसा होता है ना। ऐसी एक जन प्रणाली यहां वर्क करनी चाहिए जिसके द्वारा जो जागरूकता है वो फैलाई जाए और जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो और अपना जो शोषण हुआ है उनका, उसके खिलाफ वो आवाज उठा सके। बच्चों इसके साथ साथ देखिए, उपभोक्ता उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र के सम्मुख अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, स्वयं, किसी वकील के साथ अथवा वकील की सेवा के बिना। यानी ये दोनों प्रावधान इस कानून में है कि आप उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र पर पहुंचे और उनके सामने अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप चाहें तो वकील के साथ आ सकते हैं और आप चाहें तो वकील की सेवा के बिना भी आप वहां खड़े होकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि उपभोक्ता के संरक्षण को लेकर के, उसके अधिकारों के संरक्षण को लेकर के कौन सा प्रोसीजर हमारे देश में फॉलो किया जाता है। जैसे यहां हमने देख लिया सब कुछ कुछ एग्जाम्पल्स को देखा, उन पर हमने डिस्कस भी कर लिया है। तो बच्चों ये था हमारी आज की कक्षा का भाग, जहां हमने कई सारे मुख्य बिंदुओं पर उपभोक्ता के अधिकार से संबंधित जो बिंदु थे उन पर विस्तार से समझ बनाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं सारे टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो प्यारे बच्चों देखते रहिए, सीखते रहिए। मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।